हाय एफएप्लर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। इसके अलावा मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ। एक्चुअल में ममता जी ने अगेन मुझे कमेंट किया है कि प्लीज़ मैं अपना न्यू चैनल क्रिएट करूं जिसमें कि मैं अपने ओपिनियंस शेयर करूं, जिनके टॉपिक्स वो मुझे खुद देंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच ममता जी। आप मुझे बताया था आपने कि आपका फ़ोन वगैरह पता नहीं क्या क्या बोला था आपने, उसके लिए मुझे थैंक यू सो मच कि आपने फिर भी मुझे कमेंट किया। लेकिन यार मैं एक आपके बेस पे ही तो नया चैनल अब क्रिएट नहीं कर सकती। तो मैं आप सभी से बोलना चाहती हूँ, सभी से पूछना चाहती हूँ कि क्या आप लोग मुझे उसमें सपोर्ट करेंगे या नहीं। क्योंकि ममता जी का कहना है कि उनके जो कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनके आंसर्स यानी कि हो सकता है कि वो मुझे एक ऐसा टॉपिक देंगी जिनके बेस पे मैं अपने ओपिनियन शेयर करूँगी। तो आप लोग ही हैं जो मुझे वहाँ पे भी सपोर्ट करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोस को लाइक करेंगे, नीचे कमेंट करके बताएंगे कि वो वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। लेकिन इसके अलावा आप लोगों को एक और चीज़ भी मुझे सपोर्ट करना होगा, क्योंकि टॉपिक्स भी आप ही लोग मुझे देने वाले हैं। मैं खुद से कहाँ से लेके आऊँगी इतने टॉपिक्स। तो क्या आप लोग मुझे सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं तो मैं न्यू चैनल क्रिएट करूँगी, वरना तो इन फ्यूचर मेरा जैसा प्लान रहेगा मैं ज़रूर आप लोग को बता दूंगी। ममता जी स्पेशली मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अगर इस चैनल के सारे मेंबर्स मुझे, सारे में से लगभग 50% भी मुझे सपोर्ट करने के लिए रेडी रहते हैं तो मैं आपकी ये इच्छा ज़रूर पूरी करूंगी। बिकॉज़ औरों का तो नहीं पता, लेकिन मेरी खुद की ओपिनियन यही कहती है कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं ना तो आपको किसी ना किसी का सपोर्ट ज़रूर चाहिए होता है। चाहे वो किसी भी थ्रू मिले, आपको मेंटली मिले, फिज़िकली मिले या फाइनेंशियली मिले या किसी और तरीके से मिले, आपको सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। भले ही आपकी फैमिली से मिले या बाहर किसी से मिले। मेरी ओपिनियन यही कहती है, मुझे औरों का नहीं पता। तो आप लोगों का सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए होगा। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि मैं अपने दूसरे चैनल पे काम करना शुरू करूं या फिर यहीं पे इन सब को छोड़ दूं। तो चलिए, बहुत ज़्यादा बातें हो चुकी हैं और आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। सोलमेट्स एट द ब्यूरियल माउंट के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट पे हमने देखा था कि विंग सारे के सारे जितने छोटे सेक्ट के लीडर्स थे और जितने 3 बड़े सेक्ट के लीडर थे, यानी कि लैम सेक्ट, जैन सेक्ट और निये सेक्ट के लीडर वहाँ पे प्रेजेंट थे। और उनके सामने वांग जी ने जिन सेक्ट की रियलिटी सबको बता दी थी कि वो किस टाइप के इंसान हैं। इसके अलावा अब सभी मान भी चुके थे कि वो पीपू जान के साथ और हंगवन जी उनके साथ मिलके जिन सेक्ट पे हमला करेंगे और अपनी पूरी भागीदारी उस युद्ध में निभाएंगे। 2 दिन पहले जो बहुत नामी, प्रतिष्ठित और रिस्पेक्टफुल सेक्ट, जिन सेक्ट उन लोगों के सामने, सबके सामने था, आज उसकी कोई इज्जत नहीं रह चुकी थी और ना ही किसी भी तरीके की दया दिखाने की उम्मीद उन छोटे सेक्ट और बड़े सेक्ट के लोगों के द्वारा दिखाई जा रही थी। भले ही विंग को अभी भी सिर्फ चिंता थी तो जैन यांगली और जिन जिशन की, वो बस उन दोनों को ही प्रोटेक्ट करना चाहता था। बाकी उसकी तरफ से जिए या मरे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि जिन सेक्ट ने अभी तक सच में बहुत ज़्यादा अत्याचार कर दिए हैं। पहले वैंस के बचे हुए लोगों के साथ किया था। वैनिंग को मरते मरते बचाया गया, उसकी आखिरी सांस उसके शरीर में बची थी जब विंग ने उसे बचाया था। वैन सेक्ट जो कि बहुत मुश्किल से रीबिल्ड हो रहा था, उसके सामने भी बहुत सारी परेशानियां उसने लाके खड़ी कर दी थी। हीलिंग पैट्रियार्क का दर्जा विंग को ज़रूर दिया गया, लेकिन हीलिंग के एरिया में उन लोगों का एंटर कर जाना इतना आसान नहीं था। उन लोगों को अपना भेस बदल के वहाँ पे जाना पड़ता था अपनी चीज़ों को बेचने के लिए, या अपने जो चीज़ वो वहाँ पे कमाते थे, उगाते थे, उन चीज़ों को हीलिंग जाके बेचने में उन लोगों को कितनी परेशानी आती थी ये सिर्फ विंग को पता था। लेकिन आज विंग के लिए पानी सर से ऊपर जा चुका था और अब जिन सेक्ट के एंड से होने वाले किसी भी अत्याचार को सहने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं था। चाहे वो किसी का साथ पाए या ना पाए, वो अकेले भी सारी चीज़ों को हैंडल कर सकता था। वो अच्छे से जानता था कि उसको किसी के साथ की ज़रूरत ना ही कल थी, ना ही आज है और ना ही कभी पड़ेगी। वो अकेले भी सब पे आसानी से भारी पड़ सकता है। इसी के साथ वो मीटिंग वहीं पे ख़त्म होती है और सभी लोग डिसाइड करते हैं कि लगभग 2 हफ्ते के बाद वो लोग जिन सेक्ट पे हमला बोल देंगे।
समय निकल रहा था और हर कोई अपने आप को अंदर से स्ट्रांग करने की कोशिश कर रहा था और जिन सेक्ट से ये सारी बातें छिपाने की भी कोशिश कर रहा था कि ब्यूरियल माउंट में उन लोगों की कोई मीटिंग भी हुई है। भले ही कहीं ना कहीं सनक भनक उन लोगों को लग ही चुकी थी, लेकिन फिर भी बात ये कह के संभाल ली गई कि उनके जो प्रिंस हैं उनको बहुत जल्द ही वापस भेज दिया जाएगा ब्यूरियल माउंट से, और बहुत जल्द ही उनके प्रिंस अब उनके घर में आके रहेंगे। और इसी के लिए उनकी मीटिंग रखी गई थी, जिसके लिए जिनलिंग के एंड से उस वक्त जैन चैंग वहाँ पे मौजूद था और उसी ने उसके लिए या उसके बिहाव पे पूरे डिसीजन भी लिए हैं। बस कुछ कंडीशंस विवो जान ने रखे हैं और वो नॉर्मल कंडीशंस हैं कि आज के बाद उन्हें कोई परेशान ना किया जाए और जो रिलेशनशिप उन सभी के बीच में पड़ना है वो वैसे ही रहना चाहिए, यानी कि ना कोई दुश्मनी उन लोगों के बीच में होनी चाहिए और ना ही कोई धोखा देने वाली बात होनी चाहिए। लगभग 2 हफ्ते निकल चुके थे और आज बारी थी कि जिन सेक्ट के जैन यांगली और जिन जिशन दोनों ही ब्यूरियल माउंट आएंगे, यानी कि जिनलिंग से मिलने के लिए, क्योंकि बाकी सारे सेक्ट के लीडर्स अपने बच्चों से मिलके पहले ही जा चुके थे, यानी कि 2 हफ्ते पहले। तो उनको 1 महीने में 2 बार परमिशन तो नहीं दी जाएगी कि उनके बच्चों से मिलने की। इसलिए आज सिर्फ और सिर्फ जिन सेक्ट के मेंबर ही वहाँ पे आए हुए थे। जैन यांगली विंग की सिस्टर थी, इसलिए उसको कोई रोक टोक नहीं थी, वो कभी भी आ जा सकती थी। और जिन जिशन अपने बेटे से मिलने के लिए आते थे और वो सिर्फ मतलब इस कंडीशन पर आते थे कि उस सेक्ट से सिर्फ एक वही मेंबर जिनलिंग से मिलने आ रहा है, जैन यांगली वहाँ पे सिर्फ विंग की सिस्टर बन के आ रही है। इसलिए उन दोनों को ही अलाउ था कि जब भी वो दोनों एक साथ आते थे तो उन लोगों पे कोई रोक टोक ना की जाए। और आज भी वो दोनों एक साथ वहाँ पे आए थे। वो लोग जैसे ही वहाँ पे आए, विंग सोचता है कि क्यों ना उन्हें मैं पूरी सच्चाई बता दूँ। तो लेकिन निये सेक्ट के वेसांग ने उसे रोक लिया, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि भले ही वो गलत हैं, बुरे हैं, कितने भी पापी लोग क्यों नहीं हैं, लेकिन फिर भी जिन जिशन की वो फैमिली है और उसके अगेंस्ट जाना उसको बिल्कुल भी मतलब मंजूर नहीं होगा। वो उनके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं जाएगा। वो चाहे अपनी जान गंवा दे लेकिन अपनी फैमिली को ज़रूर बचाना चाहेगा। इसलिए जिन जिशन हो सकता है बहुत बड़ी मुसीबत बन जाए हमारे इस मिशन के लिए, और हो सकता है जिन जिशन के आगे तुम घुटने टेक भी दो, क्योंकि वो तुम्हारी सिस्टर का हस्बैंड है। और ये बात हम में से किसी से भी नहीं छुपी है कि जैन यांगली तुम्हारी कमजोरी है। वो भले ही तुम्हारे लिए हमेशा एक माँ बन के रही हो, भले ही उसने हर एक सिचुएशन में तुम्हें प्रोटेक्ट करने की सोची हो, लेकिन फिर भी एक सच्चाई ये भी है कि वो तुम्हारी कमजोरी है। उसकी आंखों में एक आंसू तुम कभी बर्दाश्त नहीं करोगे, और उसकी खुशी के लिए शायद तुम जिन सेक्ट ने जो अत्याचार किए हैं, लोगों को जिस तरीके से परेशान किया है, हो सकता है तुम उन्हें भी माफ़ कर दो। इसलिए इस वक्त जिन जिशन को कुछ भी बताना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। इसके बाद तुम उनसे बात कर सकते हो, उस हमले के बाद तुम उनसे बात कर सकते हो और सब कुछ उन्हें बता सकते हो। अगर इसके बाद वो उन्हें बचाना भी चाहे तो भी वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तब तक खेल खत्म हो चुका होगा। इसलिए मेरी मानो तो तुम इस वक्त उसको कुछ भी मत बताओ। ऐसा कहते हुए वेचांग ने अपने निहाज को खोला और उससे हवा लेते हुए चुपचाप वहाँ से चले गया। विंग बहुत ज़्यादा समझदार था, लेकिन फिर भी उसको बिल्कुल मूड नहीं था या मन नहीं था कि वो जिन जिशन के साथ धोखा करे या उसको धोखे से यहाँ पे रोक के रखे और खुद वो जाके लैनलिंग सिटी को बर्बाद करके आए। हालांकि उनका ये कोई प्लान नहीं था कि वो किसी को मारेंगे या तबाह कर देंगे, बस वो उन लोगों को सिर्फ पकड़ना चाहते थे, अपनी गिरफ्त में लेना चाहते थे और आजीवन बस उन लोगों को कारावास करना चाहते थे, यानी कि बंदी बना के रखना चाहते थे। इसके अलावा उन लोगों का कोई और प्लान नहीं था। वो सिर्फ इतना चाहते थे कि जिन जिशन अब जिन सेक्ट का कार्यभार संभाल ले और बाकी जितने भी करप्ट पर्सन वहाँ पे हैं ना, उन लोगों को राजनीतिक कार्य से बस दूर रखा जाए। किसी भी तरीके से अब किसी भी तरीके का अत्याचार वो देखना नहीं चाहते थे। इसलिए उन लोगों ने सिर्फ ये प्लान किया था कि वो वहाँ पे जाएंगे, जिन सेक्ट के सभी लोगों को घेरेंगे और जो बदलना चाहते हैं उनको बदलने का मौका देंगे, लेकिन उनमें से मैंग्याओ और जिन गंगशान दोनों में से कोई भी अलाउड नहीं होगा। अगर वो बदलना भी चाहें तो भी उनके ऊपर कोई मर्सी नहीं दिखाई जाएगी। उनको चुपचाप जेल खाने में डाल दिया जाएगा और वो भी जिंदगी भर के लिए। लेकिन इसके अलावा कोई इंसान था जो नहीं चाहता था कि मैंग्याओ अपने जीवन को अब एक और सांस ले। वो सिर्फ ये चाहता था कि उसके हाथों या किसी के भी हाथों मैंग्याओ की बस मौत उसे दिखने को मिले, और उसे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए था। जिन जिशन और जैन यांगली दिन भर वहाँ रहने वाले थे और हो सकता था कि वो रात के टाइम ही वापस
लैनलिंग सिटी लौटेंगे, क्योंकि वो दिन भर अपने बच्चे के साथ ही रहते थे और विवुजियान के लिए इतना टाइम काफ़ी था कि इतने टाइम में वो लैनलिंग सिटी जाके अपना काम करके आ सके। और पहले ही सब लोगों को इन्फॉर्म कर दिया गया था और अपने अपने एंड से हर कोई रेडी भी था। लगभग 1 घंटा जब वो उनको वहाँ पे आया हुआ हो चुका था, तो विंग और हंग वनजुन दोनों ही उनसे परमिशन लेते हैं कि उन्हें एक ज़रूरी काम के लिए जाना है और वो शाम तक ही लौट पाएंगे, इसलिए उन्हें अनुमति दें यहाँ से जाने के लिए। वहाँ पे वेनिंग और वेनकिंग दोनों ही थे। वेनिंग को आज विवुजान अपने साथ नहीं लेके जाने वाला था, क्योंकि उसके लिए उसे नहीं लग रहा था कि कोई ज़रूरत है, क्योंकि उसके साथ बहुत महान कल्टिवेटर जा रहा था, यानी कि हांग वनजुन उनके पास अगर हैं तो उसे नहीं लग रहा था कि वेनिंग की कोई ज़रूरत होगी, और अगर ज़रूरत पड़ी तो भी वेनिंग आने में 2 से 4 मिनट ही वहाँ पे लगाएगा, क्योंकि वेनिंग की रफ्तार ही इतनी तेज़ थी कि उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने में टेलीपोर्ट टैलिस्मान का यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। उसकी तो बस खुद की स्पीड ही काफ़ी हुआ करती थी। वेसांग वहाँ पे एक मेहमान बन के आया हुआ था, तो उसने भी अपने मेहमान नवाजी से विदा लेने की सोच ली थी और उसने भी जिनजिशन और जेन यांगली दोनों को बो डाउन करते हुए विंग और हंग वनजुन दोनों के साथ जाने का ही डिसाइड किया। और जेन यांगली और जिनजिशन दोनों ने ही उन्हें जाने की परमिशन भी दे दी, क्योंकि वो वहाँ पे सिर्फ आज अपने बच्चे के साथ खेलने के लिए आए हुए थे और उसके साथ ही समय स्पेंड करना चाहते थे। अगली बार विंग के साथ भी टाइम स्पेंड कर लेंगे, ये सोच के जेन यांगली ने भी उसको जाने का पूरा परमिशन दे दिया था। लगभग 1 घंटे के बाद सभी लोग लैनलिन सिटी में थे, और वो भी जिन सेक्ट में, यानी कि जिन सेक्ट का जो महल था ना, उसको चारों तरफ से घेर लिया गया था। और विवुजियान और हांग वनजुन दोनों ही इस वक्त उन लोगों के हॉल में थे, यानी कि मीटिंग हॉल में थे, जहाँ पे जिन गंगशान अपनी गद्दी पे बैठा हुआ था, यानी कि एक राजा की गद्दी में बैठा हुआ था, और मेंग्याओ ठीक उसके बगल में वैसे ही बिल्कुल अपनी स्वीट से स्माइल दिखाते हुए इतने चतुर आंखों से बस उन दोनों को देखे जा रहा था। उसे नहीं पता था कि आज अचानक ये यहाँ पे क्यों आए हैं, लेकिन उसके चतुर जो दिमाग था ना, उसका जो शार्प माइंड ने ये पहले ही भाप लिया था कि ये दोनों यहाँ पे कोई मजाक करने तो नहीं आए हैं और ना ही हम लोगों से मिलने आए हैं। यानी कि वो भाप चुका था कि कोई ना कोई मुसीबत तो है जो बेसब्री से उन लोगों के लिए इंतजार कर रही है। हांग वनजुन और विवुजियान दोनों ने ही बिना उनको ग्रीट किए ही अपना अपना स्थान ले लिया, अपनी अपनी जगह ले लिया, और चुपचाप वो अपने सामने रखे हुए चाय के केटल से अपने लिए ही चाय निकाल के चुपचाप पीने लगे। भले ही विंग का ये बिहेवियर उनको ज़्यादा अचंभित नहीं किया, कोई सरप्राइज्ड भी नहीं हुआ, कोई शॉक्ड नहीं हुआ, लेकिन हांग वनजुन का ये बिहेवियर मानो उनको ऐसा लग रहा हो कि दुनिया का 8वां अजूबा पैदा हो गया हो। हांग वनजुन बिना किसी को ग्रीट किए अपनी सीट भी ले चुके हैं और चुपचाप चाय भी पीने लगे हैं, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि अगले पल हांग वनजुन क्या करने वाले हैं। हांग वनजुन ने अपनी बीचिन को अपने हाथ में लेते हुए 2-4 बार उसके चारों तरफ अपने हाथ को फिराया और उसके बाद बोला, क्लैन लीडर जिन, मैं और हीलिंग पैट्रियार्क हम दोनों ही तुमसे यहाँ पे बात करने के लिए आए हैं, क्या तुम तैयार हो? मेंग्याओ ने जैसे ही ये शब्द सुने, एक तो पहली बात उसने महाराज करके नहीं बोला था, दूसरी बात वो आप से आज तुम में आ चुका था। आखिरकार वांग जी ये सब कुछ क्या कर रहा है? और जो इंसान आज तक शांत रहता था वो आज बोलना शुरू कर रहा है, लेकिन किस मैटर में? मेंग्याओ ने फिर से अपनी वही प्यारी सी स्माइल दिखाई, अपने डिम्पल दिखाए और अपने पिता के पास से हट के कदमों को बढ़ाते हुए वो हांग वनजुन की तरफ बढ़ा। हांग वनजुन को बहुत ही रिस्पेक्टफुली उसने सल्यूट किया, बो डाउन किया, और उसके बाद बोला, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं हांग वनजुन? हांग वनजुन ने डायरेक्टली उसके आंख में आंख डाल के बोला, बहुत कुछ, मुझे बहुत कुछ कहना है। सबसे पहले तो मुझे बस यही जानना है कि आपने यू चेंग को ब्यूरियल माउंट क्यों भेजा था? ये क्वेश्चन सुनते ही उन दोनों बाप बेटों की तो मानो पैरों तले जमीन खिसक गई थी। ऐसा लग रहा था कि वो दोनों ही हवा में लटक रहे हों। उन दोनों को ही इस वक्त ऐसा महसूस हो रहा था न जानो उनकी कितनी बड़ी चोरी पकड़ी गई हो, और एक बस इतना सा गुनाह ही काफ़ी है उन लोगों को सूली पे चढ़ाने के लिए। मेंग्याओ ने फिर भी खुद को कंट्रोल किया, खुद को मतलब थोड़ा सा मैनेज किया, और फिर से अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को बिल्कुल नॉर्मल किया, और उसके बाद हांग वनजुन से पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं हांग वनजुन? हम क्यों उसे ब्यूरियल माउंट में भेजेंगे? वैसे भी ब्यूरियल माउंट में तब तक कोई नहीं जाएगा जब तक विवुजियान नहीं चाहता। आप तो जानते हैं ना, विवुजियान के बनाए हुए बैरियर्स वहाँ पे
इतने स्ट्रांगली उस जगह को प्रोटेक्ट करते हैं कि कोई भी इंसान उस जगह को छू नहीं सकता। इसलिए हम में से किसकी हिम्मत होगी कि हम वहाँ पे जाएं या किसी को भी भेजें? क्या हमें अपने लोगों की चिंता नहीं है? मैंग्याओ चाहे कितनी भी कोशिश कर ले खुद को सेव करने के लिए, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो धीरे धीरे खुद को ही पोल खोलने में लगा पड़ा है। और हांग वनजुन अगले ही पल बोलते हैं, ओह तो सच में यू चेंग तुम्हारा आदमी था। यानी कि अभी अभी तुमने कहा कि तुम नहीं चाहोगे कि कोई भी तुम्हारा आदमी मौत के मुंह में जाए, तो मतलब यू चेंग भी तुम्हारा ही आदमी था। सामने बैठा विंग अभी भी चाय की चुस्कियां ले रहा था और बड़े मजे ले रहा था, क्योंकि पहली बार वो वांग जी को इतनी अच्छे से किसी के साथ कन्वर्सेशन करते हुए देख रहा था। आज तक सिर्फ मैनिपुलेट करने में मैंग्याओ ही सबसे आगे था, लेकिन आज तो ऐसा लग रहा था कि वांग जी तो मैंग्याओ का भी बाप बना पड़ा है। मैंग्याओ जैसे जैसे वांग जी की बातें सुन रहा था, उसको समझ में आ रहा था कि वो अपने शब्दों को अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहा है और कहीं ना कहीं वो वांग जी की जाल में फंस रहा है। भले ही वांग जी पहली बार अपने एन से कन्वर्सेशन कर रहा है, लेकिन फिर भी उसको अपने सामने बैठे हुए इंसान को कम नहीं आंकना चाहिए। इसलिए वो अब अपने ही शब्दों को बहुत नाप तोल के बोलता है और फिर से बोलना स्टार्ट करता है। माफ़ कीजिएगा हांग वनजुन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सूचेंग मेरा आदमी था या हमारी सेक्ट को बिलोंग करता था। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि अपने लोगों को वहाँ पे भेज के वो उनकी मौत को दावत दे दे। आखिरकार आप भी जानते हैं कि यीलिंग पैट्रियार्क के जो बैरियर्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं। उनमें हाथ लगाने भर से ही बहुत बड़ा झटका लगता है और एक नॉर्मल इंसान के लिए वो झटका सहना इतना आसान नहीं होता। अगर उसकी आत्मिक शक्ति बहुत स्ट्रांग ना हो तो शायद वो इंसान वहाँ पे ही अपना दम भी तोड़ सकता है। ये जानते हुए भी कोई भी अपने लोगों को वहाँ पे क्यों भेजेगा? इसी के साथ मैंग्याओ ने पल भर में ही सारी बात पलट दी और डायरेक्टली जाके वो वांग जी के हेल्थ के बारे में पूछने लगा, क्योंकि उसको भी खबर हो ही चुकी थी कि हांग वनजुन पे जानी हमला हुआ था, यानी कि उसको मारने की कोशिश की गई थी और अब वो इसी बात को लेके आगे बात करने वाला था और उसने डायरेक्टली हांग वनजुन से क्वेश्चन किया, वैसे हांग वनजुन अब आप ठीक तो है ना? मैंने सुना था कि आप बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हुए थे। मैंने तो सुना है आपको लगभग 1 हफ्ता लग चुका था होश में आने के लिए। क्या ये एक कल्टीवेटर के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है होश में आने के लिए? अगर आप एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर हैं तो आप तो 1 से 2 दिन में ही अच्छे से रिकवर हो सकते हैं। इतनी छोटी मोटी चोट तो हम कल्टीवेटर्स को लगती रहती है ना। ऐसा कहते हुए उसने पूरी बात ही पलट दी थी। वांग जी और विंग कहीं ना कहीं समझ रहे थे कि वो फिर से उन्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बार उसका ये मैनिपुलेशन काम नहीं आने वाला था। अगले ही पल वांग जी उसको रिप्लाई करते हुए बोलता है, मुझे लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि मैं तो 2 से 3 दिन में ही रिकवर हो चुका था। वांग जी आगे कुछ कहता है इससे पहले ही मैंग्याओ फिर से वांग जी को काटते हुए बोलता है, 2 से 3 दिन ये भी एक कल्टीवेटर के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर कोई चाहता तो आपको स्पेशल एनर्जी ट्रांसफ़र करके बहुत जल्दी होश में ला सकता था। उसने अपनी आंखें विंग की तरफ पॉइंट आउट की, यानी कि वो ये कहने की कोशिश कर रहा था कि विंग चाहता तो तुम्हें स्पेशल एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकता था और तुम्हें जल्दी से जल्दी होश में भी ला सकता था। वांग जी के लिए भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग थी। आखिरकार उसको 2 से 3 दिन लगे होश में आने के लिए, लेकिन अगर विंग चाहता तो उसको कुछ घंटों में ही होश में ला सकता था, लेकिन उसने ऐसा क्यों नहीं किया? हालांकि मुद्दा इस वक्त ये नहीं था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वांग जी ये सोचने पे मजबूर हो चुका था और इसी मजबूरी का फ़ायदा उठाया मैंग्याओ ने बिना अपनी बात को रोके हुए फिर से बोलना कंटिन्यू किया। इसके अलावा भी कुछ बातें हैं जो मुझे अभी तक समझ में नहीं आई। जब सभी लोग त्योहार मना रहे थे तो आप अकेले ब्यूरियल माउंट में क्या कर रहे थे? चलो ठीक है, आप अकेले थे, मैं जानता हूँ आप हमेशा अकेले रहते हैं, आपको नहीं पसंद आता भीड़ भाड़ वाली जगह में जाने के लिए, लेकिन फिर भी उस दिन ब्यूरियल माउंट के प्रोटेक्शन ने अच्छे से काम क्यों नहीं किया? विंग के बनाए हुए उन बैरियर्स ने इतने आसानी से रंग कैसे बदल दिया कि सूचेंग के हाथ लगाते ही वो टूट गए? क्या सच में ऐसा था, या फिर विंग ने उस दिन कोई बैरियर ही सेट नहीं किया था? मैंग्याओ ये पहले से ही जानता था कि विंग ने उस दिन ब्यूरियल माउंट में कोई भी बैरियर सेट नहीं किया था, लेकिन वो इस बात को ऐसे दिखाना ही नहीं चाहता था कि वो जानता है इस बात को, और इस बात को वो बहुत ही घुमा फिरा के वांग जी के सामने रखना चाहता था कि जो वांग जी उसके सामने अभी बहुत ज़्यादा बोल रहा है, आखिरकार उसकी बोलती तो उसे बंद करनी ही थी।
वांग जी भी काफ़ी हद तक इस बात से इफेक्टेड हो चुका था, क्योंकि इस बात का असर उससे पहले ही हो गया था कि विंग ने एक तो बैरियर सेट नहीं किए, एक तो उसको साथ में नहीं लेके गया, और अब उसको ये भी पता चल रहा है कि विंग ने उसको कोई स्पेशल एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं की, जिसकी वजह से वो बहुत लंबे समय तक बस बेहोश पड़ा रहा। सामने बैठा हुआ विंग भी वांग जी के फेशियल एक्सप्रेशंस को समझ चुका था, यानी कि वो अच्छे से समझ चुका था कि वांग जी कहीं ना कहीं गिव अप कर रहा है, और इससे आगे उसे लग रहा था कि अब उसको खुद सिचुएशंस हैंडल करनी पड़ेगी। और जैसे ही वो बोलना स्टार्ट करता है, उससे पहले ही वो देखता है कि जिन सेक्ट का क्लैन लीडर यानी कि जिन गंगशियान अपनी गद्दी से नीचे गिर चुका है। जैसे ही वो नीचे गिरता है तो वहाँ पे खड़े 3 के 3 लोग, वहाँ पे खड़ा मेंग्याओ और बैठे हुए विवुजियान और लान वांगजी, 3 के 3 लोग उसकी तरफ देख रहे थे। उसकी तरफ देखते ही पता चल रहा था कि जिन गंगशियान के मुंह से ब्लड निकल रहा है। विंग और वांग जी ने जैसे ही ये देखा वो दोनों ही शॉक्ड थे, लेकिन जिन गंगशियान के अंदर ही अंदर एक बहुत ईविल स्माइल चल रही थी, जो कि उसने अपने फेस पे तो नहीं दिखाई थी, लेकिन उसको ऐसा लग रहा था कि उसका प्लान ए कंप्लीट हो चुका है और अब बारी है प्लान बी की, यानी कि अब जो जिन चिशन और जान यांगली ब्यूरियल माउंट गए हुए हैं उनको वहीं पे तबाह करने की, वहीं पे पूरी तरीके से जान से मार देने की। और उसने एक पेपर तालिस्मान अपने इनर पॉकेट से निकाला और ऊपर फेंक दिया। ऐसा लग रहा था कि वो किसी को मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। विंग ने जैसे ही ये देखा कि मेंग्याओ ने एक तालिस्मान ऊपर की साइड फेंका है, तो उसने भाप लिया कि यहाँ पे आने से पहले ही मेंग्याओ पूरी तरीके से तैयार था, और कुछ ना कुछ गलत जो हुआ है ना भी जिन गंगशियान के साथ, वो सिर्फ गलत ही नहीं हुआ है, यानी कि सब कुछ खत्म भी हो चुका है। वांग जी ने दौड़ते हुए जिन गंगशियान की तरफ बढ़ा और उसके हाथों की नब्ज जब उसने चेक की तो उसको पता चला कि जिन गंगशियान अपनी आखिरी सांस पहले ही ले चुका है। वांग जी ने जब ये पता किया कि जिन गंगशियान अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसने विंग को इशारा किया। विंग भी समझ चुका था कि वांग जी उसको क्या कहने की कोशिश कर रहा है। विंग को जैसे ही वांग जी का मतलब आइस के थ्रू जो भी उसको मैसेज दिया गया था वो समझ में आता है, तो उसको याद आती है कि वो ब्यूरियल माउंट में जिन जिशन और जैन यांगली दोनों को ही छोड़ के आए हुए हैं, और अभी अभी जो संदेश मेंग्याओ ने भेजा है, तो इसका मतलब ज़रूर ये होगा कि हो सकता है कि अब जो बारी यानी कि मुसीबत आने की जो बारी है ना, वो ब्यूरियल माउंट की है। इसलिए विंग ने अपने दांतों से ही अपने फिंगर को कट किया। फिंगर से निकलने वाले ब्लड से उसने कुछ लिखा और वो भी उसने ऊपर की साइड फेंक दिया, और वो एक मैसेज था जो कि इस वक्त वैन किंग को जाके मिला था। वैन किंग को सारी सिचुएशन बताने के बाद वैन किंग ने विंग की केव में जाके ऐसे ऐसे तालिस्मान एक्टिवेट किए थे, जिसकी वजह से न कि सिर्फ ब्यूरियल माउंट प्रोटेक्ट रहेगा, यहाँ तक कि बाहर से कोई आवाज़ तक अंदर नहीं आ सकती। भले ही पहले ही विंग ने सारे के सारे बैरियर सेट किए हुए थे, जिसकी वजह से कोई बाहर का इंसान इतनी इजीली अंदर नहीं जा सकता था, लेकिन वहाँ की आवाज़ अंदर जा सकती थी। यानी कि अगर बाहर से कोई धुन बजाने की कोशिश करे, फ्लूट प्ले करे, गुचिन प्ले करे, कुछ भी प्ले करे, तो उसकी आवाज़ अंदर जा सकती थी। और शैतानी संगीत अगर बजाया जाए तो शायद अंदर जो भी पपिट्स हैं, जितनी भी आत्माएं अंदर है, क्योंकि वो पहले से ही आत्माओं के कब्रिस्तान में रह रहे हैं, तो ऑफकोर्स सी बात है वहाँ पे बहुत सारी आत्माएं भी होंगी, उनको जीवित किया जा सकता है और उनको आदेश दिया जा सकता है कि वहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको मार दिया जाए। और इस वक्त विंग वहाँ पे नहीं था सिचुएशन को संभालने के लिए, तो इस वक्त उसको सबसे इजी वे यही लगा कि वो वैन किंग को इस चीज़ के लिए अवेयर करते। और वैन किंग भी काफ़ी अच्छी नॉलेज रखती थी म्यूजिक के लिए, तो उसने भी धीरे धीरे अब अपनी छोटी सी फ्लूट जो उसके कमर में हमेशा रहती थी उसको बजाना स्टार्ट कर दिया। वैन किंग के ये ऐसा करते ही ब्यूरियल माउंट के सभी लोग लगभग समझ ही चुके थे कि कोई ना कोई मुसीबत आने वाली है, और वैन किंग भी पूरी तरीके से तैयार था उस मुसीबत का सामना करने के लिए। ब्यूरियल माउंट तो पूरी तरीके से सेफ था, लेकिन अब बात आ चुकी थी उस साइड की जहाँ पे मेंग्याओ अब अपने अगली दाव खेलने वाला था। मेंग्याओ को समझ में नहीं आया कि विंग ने ये क्या किया। उसको नहीं पता चला कि विंग ने मतलब एक मैसेज के थ्रू ही पूरे ब्यूरियल माउंट को प्रोटेक्ट कर लिया। उसको तो खुद में ही इतना घमंड हो रहा था कि उसने जो मैसेज भेजा है, यानी कि अपने खास इंसान को, सूसे को इसने जो मैसेज भेजा है, और सूसे वहाँ पे जाके अपना काम कर भी देगा। वो इस बात से निश्चिंत था कि ब्यूरियल माउंट से उसको अच्छी खबर कभी भी मिल सकती है, इसलिए उसने वहाँ का ध्यान छोड़ के अब उस साइड ध्यान लगा लिया जहाँ पे वो इस वक्त खड़ा था। इस वक्त
विवुजान के सामने सिर्फ एक ही इंसान टिक सकता था और वो था लान वांगजी। यानी कि इन दोनों को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया जाए तो ये दोनों ही एक दूसरे को बहुत अच्छे से हरा सकते हैं और एक दूसरे से ही जीत भी सकते हैं। यानी कि दोनों में से कोई एक भी जीते तो भी फायदा सिर्फ और सिर्फ मैंग्याओ को ही होगा, क्योंकि उन दोनों का रिश्ता मैंग्याओ भी बहुत अच्छे से जानता था। वो दोनों कितने अच्छे से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और अगर उन दोनों में से किसी एक को भी कुछ होता है तो दूसरा खुद ब खुद टूट जाएगा। ये मैंग्याओ बहुत अच्छे से जानता था। इसलिए इस वक्त उन दोनों को एक दूसरे के सामने खड़ा कर देना ही उसके लिए बेस्ट ऑप्शन था। अब उसने फिर से खुद को वांगजी की तरफ टर्न किया और बोला, ओह, तो आप अभी तक इस पे विश्वास करते हैं? क्या आपको सच में लगता है कि इसने आपको बचाने की कोशिश की होगी या वो सब कुछ सिर्फ गलती से हो गया होगा? क्या आपको सच में नहीं लगता कि ब्यूरियल माउंट, जहाँ पे हमेशा हमेशा बैरियर सेट रहते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि उस दिन जानबूझ के उन्हें ऐसा ही छोड़ दिया गया होगा? क्योंकि उस दिन आप वहाँ पे अकेले थे और वो अच्छे से जानता था जिस तरीके से उसने आपका दिल तोड़ा है ना, आप लड़ तो नहीं पाएंगे। यानी कि हो सकता है कि वापस आने के बाद आप जिंदा ही ना बचे। क्या पता, हम में से कोई नहीं जानता कि विवुजिन ने आपको मारने की प्लानिंग की थी या सिर्फ वो दिखावा कर रहा है कि उसको आपकी चिंता भी है। वांगजी भी मैंग्याओ की बातों को अच्छे से सुन रहा था और देखा जाए तो अच्छे से समझ भी रहा था। और अगले ही पल वो बोलता है, सच कहा आपने, मुझे भी यही लगता है कि ये सिर्फ दिखावा कर रहा है, क्योंकि आखिरकार आप ये बोल रहे हैं जो कि दिखावा करने में, नाटक करने में और ड्रामा करने में, लोगों को मैनिपुलेट करने में सबसे अव्वल दर्जे के इंसान हैं आप तो किसी को भी एक्टिंग में बहुत इजीली पिछाड़ सकते हैं। तो अगर आप ये बोल रहे हैं तो ऑफ कोर्स सी बात है कि आपकी इन पैनी निगाहों से विवुजिन तो नहीं बचा होगा। वांगजी की बात सुनते ही थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन मैंग्याओ थोड़ा सा कंफ्यूज जरूर हुआ था कि आखिरकार वांगजी क्या कहना चाहता है। लेकिन अगले ही पल मैंग्याओ फिर से बोला, मैं तो बस आप लोगों के सामने सच्चाई रखना चाहता हूँ। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं नाटक कर रहा हूँ या मैं लोगों को मैनिपुलेट करता हूँ? लेकिन अगले ही पल हांग वेनजुन ने अपनी बीचिन को अपने म्यान से बाहर निकालते हुए बोला, क्योंकि तुम हमेशा से ही यही करते आए हो और आज भी तुम यही कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से तुम मुझे मैनिपुलेट कर लोगे? क्या मैं खुद सही गलत के बीच में कोई अंतर नहीं जानता? आज तुम अपनी हदों को पार कर चुके हो और आज इसकी सजा तुम्हें मिलके रहेगी। इसी के साथ वांगजी ने विंग को इशारा किया कि बाकी लोगों को भी अंदर बुला लिया जाए और उसने अपनी तलवार से अब मैंग्याओ पे वार करना स्टार्ट कर दिया। मैंग्याओ ने भी अपनी तलवार को निकाला और उसके साथ लड़ना शुरू कर दिया। मैंग्याओ के साथ साथ मैंग्याओ की तलवार भी इतनी फ्लेक्सिबल थी कि मानो हवा में एक सांप लहरा रहा हो। उसे देख के ऐसा कोई कह ही नहीं सकता था कि यह तलवार है। ऐसा लग रहा था कि तलवार के भेष में वो खुद मौत आ रही हो। लेकिन फिर भी हांग वेनजुन के सामने टिकने की औकात तो उस तलवार की भी नहीं थी। उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई थी और लगभग सभी लोग वहाँ पे पहुँच भी चुके थे। मैंग्याओ ने अभी तक अपने गुनाहों को कबूल नहीं किया था, लेकिन उसको सजा देने से पहले उसके गुनाहों को उसके मुंह से कबूल करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। लगभग सभी क्लैन के लीडर्स वहाँ पे पहुँच चुके थे और 3 के 3 बड़े सेक्ट के लीडर भी वहाँ पे पहुँच चुके थे और सभी लोग देख रहे थे कि किस तरीके से वांगजी और मैंग्याओ दोनों आपस में लड़ भी रहे हैं। मैंग्याओ भले ही कितना स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर क्यों ना हो, कितना ही शातिर क्यों ना हो, लेकिन वांगजी के सामने टिक जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लगभग 15 मिनट से वो दोनों लड़ रहे थे। यही बहुत बड़ी बात थी कि वो 15 मिनट तक वांगजी के सामने टिका था और फाइनली वांगजी ने अपने वार से उसके हाथ से उसकी तलवार को दूर कर दिया था और अब वो निशस्त्र वांगजी के सामने खड़ा था, यानी कि जिसके पास कोई भी शस्त्र नहीं था। लेकिन ये वांगजी की गलतफहमी थी। अगले ही पल वांगजी जब उस पर वार करने वाला था, उससे पहले ही उसने विंग पे वार कर दिया था और उसके हाथ से निकला हुआ वो धागा विंग के गले में बहुत बुरी तरीके से सटा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि विंग की सांसें वो ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे रोक रहा है। विंग ने अपने आप को बचाने की कोशिश तो की, लेकिन वो सक्सेस नहीं रहा। वांगजी ने जैसे ही देखा कि विंग के गले पे बहुत टाइटली एक धागा, मतलब इतने टाइटली धागे को लपेट दिया गया है कि मानो विंग सांस तक ना ले पा रहा हो, तो उसने उस धागे को काटने की कोशिश की, लेकिन मैंग्याओ ने विंग को ही टर्न करके उसकी तलवार की नोक पे आके रख दिया।
अगर वांग जी अपने तलवार को थोड़ा सा भी मूव करता तो शायद विंग के नेक पे जाके उसकी तलवार चुभ रही होती, लेकिन वांग जी ने टाइम पे ही अपने तलवार को रोक लिया और थोड़ी ही देर के बाद उसको वापस से म्यान भी कर दिया। वैसे मुझे खुद ऐसा लग रहा है कि जिस इंसान से अभी अभी मैंग्याओ ने पंगा लिया है ना, उसे नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि वो शीलिंग पैट्रियार्क है। और अगले ही पल ऐसा कुछ हुआ भी जिसकी वजह से साबित भी हो गया, क्योंकि विंग ने अपने पॉकेट से एक तलिस्मान निकाला और डायरेक्टली मैंग्याओ की बॉडी में उसको ब्रश कर दिया, यानी कि उसकी बॉडी में उसको लगा दिया, जिसकी वजह से मैंग्याओ पूरी तरीके से फ्रोजन था। और अगले ही पल जब मैंग्याओ नीचे गिर चुका था तो उसने उसके ऊपर अपना पेपरमैन रख दिया, जिसकी वजह से वो सिर्फ अपना सिर हिला सकता था, लेकिन बाकी की बॉडी उसकी पैरालाइज थी। यानी कि वो अब सिर्फ अपना मुंह खोल सकता है अपने गुनाहों को एक्सेप्ट करने के लिए, बाकी की बॉडी वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकता। और जब तक वो अपने गुनाहों को एक्सेप्ट नहीं करेगा, विंग उसको छोड़ेगा भी नहीं। ऐसा खुद विंग ने खुद में ही ठान ली थी। अगले ही पल वांग जी की तलवार फिर से मैंग्याओ के गले पे थी, यानी कि वांग जी पूरी तरीके से तैयार था मैंग्याओ को सजा देने के लिए, या फिर वो अपने गुनाहों को कबूल करे या फिर बिना गुनाहों को कबूल किए ही मौत के मुंह में चले जाए। मैंग्याओ इस वक्त बुरी तरीके से डर गया था, क्योंकि उसको भी जीने का मौका चाहिए था। आखिरकार आराम से जीने के लिए ही तो उसने ये सब कुछ किया था, इतना सब कुछ प्लान किया था, यहाँ तक कि उसने अपने पिता को तक मार दिया। मैंग्याओ के सामने अब कोई और रास्ता नहीं रह चुका था। वो धीरे धीरे अपने सारे गुनाहों को कबूल कर रहा था। पहला कि उसने खुद ब्यूरियल माउंट से आते हुए विंग और वेनिंग पे हमला करवाया था, जो कि सूसे के थ्रू करवाया गया था और जिसमें जिन जिशान मारा गया और जिसका ब्लेम पूरी तरीके से विंग के ऊपर रख दिया गया। इसी के कारण आज तक पिछले 10 सालों से आज तक विंग से किसी ने ना मिलने की कोशिश की थी और ना ही उसको दोबारा से कल्टिवेशन वर्ल्ड में लाने की कोशिश की थी, क्योंकि हर किसी के मन में ये भर दिया गया था कि उस दिन जो हमला हुआ था उसमें जिन जिन लोगों की मौत हुई थी वो विंग की वजह से हुई थी। उसके बाद विंग के लिए सब लोगों के मन में नफरत पैदा करना भी उसी का प्लान था। धीरे धीरे वो सारे गुनाह कबूल कर रहा था और अभी अभी उसने ये गुनाह भी कबूल किया था कि उसने ही खुद के पिता को जहर दे के मारा है और अभी उसने सूसे को भेजा है ब्यूरियल माउंट में जिन जिशन और जेन यांगली को मारने के लिए। वो लगभग अपने सारे गुनाह को एक्सेप्ट कर चुका था और वो उम्मीद कर रहा था कि सामने अब जो इंसान खड़े हैं ना, वो उसको माफ़ कर देंगे। वांग जी ने जैसे ही ये सब कुछ सुना तो उसकी बीचिन में उसकी ग्रिप बहुत ज़्यादा टाइट हो गई और उसने अपने बीचिन को उसके गले पे थोड़ा ज़्यादा प्रेस कर दिया, जिसकी वजह से मैंग्याओ को दर्द होने लगा और वो फिर से भीख मांगने लगा खुद की ज़िंदगी के लिए कि उसको ज़िंदा छोड़ दिया जाए। और आज के बाद वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, वो खुद को बदलने की कोशिश करेगा और प्लीज़ उसको माफ़ कर दिया जाए। लेकिन कोई कुछ निर्णय ले पाता इससे पहले ही उस हॉल में एक और आवाज़ गूंज गई थी, तुम बदलो इससे पहले तुम्हें पूरे की पूरे गुनाह एक्सेप्ट करने होंगे। ऐसा कहते हुए निये हुए संग उसके सामने निहाज के पीछे अपने चेहरे को छुपाए उसके सामने आ चुका था और उसके सामने आते ही उसने अपने निहाज को बहुत फोर्सली बंद किया। मैंग्याओ को समझ भी नहीं आया कि ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, तो मैंग्याओ ने बोला, तुमने एक गुनाह और किया था, मेरे भाई को मारने का गुनाह भी तुमने ही किया था, तो उसको भी एक्सेप्ट करो। मैंग्याओ, जब तक तुम अपने पूरे के पूरे गुनाह कबूल नहीं कर लेते तुम्हें माफ़ी कैसे मिलेगी? तुम्हें माफ़ी चाहिए तो तुम्हें अपने गुनाह को एक्सेप्ट करना होगा। इसी के साथ मैंग्याओ ने उस गुनाह को भी एक्सेप्ट किया कि हाँ, उसने ही ये सब कुछ किया है। उसी ने निये सेक्ट के क्लैन लीडर को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया था। और ये सुनते ही अगले ही पल निये हेसंग का निहाज उसके गले के आर पार था और मैंग्याओ भी ऑन द स्पॉट मारा जा चुका था। जैसे ही सिचेन ने ये देखा कि वेसांग ने अपने निहाज से मैंग्याओ पे वार किया है तो उसने क्वेश्चन पूछना चाहा कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया, क्या वो उसको एक मौका नहीं दे सकता था? भले ही उन्होंने अपने शब्दों का यूज़ नहीं किया था, लेकिन फिर भी वेसांग समझ चुका था और उसने बोला, नहीं, मैं उसको एक मौका नहीं दे सकता था। ऐसा कहते हुए वेसांग एक टक बहुत ज़्यादा गुस्से के साथ मैंग्याओ की डेथ बॉडी को ही देखे जा रहा था।
तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को भी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाहर की जितनी भी परेशानियां हैं लगभग ख़त्म हो चुकी हैं और जितनी भी चीज़ें हैं सारे सेक्ट के बीच में, मतलब सेक्ट के बीच में जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं सभी क्लियर हो चुकी हैं और बची है अब मिसअंडरस्टैंडिंग वो विंग और वांग जी के बीच में, और वो दोनों ही उनको कैसे सॉल्व करते हैं ये हम आगे देखेंगे। तो चलिए आज के पार्ट को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कॉमेंट करते हुए जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।